नमस्कार दोस्तों, परिश्रम क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन यहाँ इंडिया ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं और इंडिया ज्योग्राफी में एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी की बात हम साथ साथ में यहाँ करते हैं। साथ ही हम बात करें दोस्तों, नई भर्तियों की शुरुआत हो चुकी है। एसएससी सीपीओ जो है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और एसएससी सीपीओ में भी इंडिया ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, रीट, सीटेट, पटवार, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन सभी एग्ज़ामों में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। हम यहाँ रटने पर विश्वास नहीं करते, समझने पर विश्वास करते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ समझना है कि वास्तव में एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमें इस तरह से पढ़ना है, हमें इस तरह से याद करना है कि एग्जामिनर क्वेश्चन को किसी भी टाइप से पूछे, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए। हम उन सभी रास्तों की बात करेंगे जो यहाँ एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं भारत के भौतिक भूगोल के बारे में। भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश। साथियों, भौतिक प्रदेशों में जैसे एक हमने सबसे पहले एक ही पढ़ा था, वैसे मैंने सभी के टाइप वाइज बता दिए थे कि 6 प्रकार हैं, कौन से कहाँ कहाँ हैं। और हम यहाँ बात कर रहे हैं केवल उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की। किसकी बात कर रहे हैं? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में साथियों हम बात कर रहे थे ट्रांस हिमालय के बारे में। मैंने मेरी पिछली जो क्लास चली थी वो हमने हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण किया था। मतलब उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा था। क्यों बांटा था? अगर हम इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, क्योंकि विशाल क्षेत्र है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, इतने बड़े क्षेत्र को साथियों अगर हम एक साथ पढ़ें तो निश्चित रूप से आप भी इससे पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए हम इसे अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके बांटेंगे, विभाजित करेंगे और फिर पढ़ेंगे इसको, ताकि एग्जाम में आए हुआ क्वेश्चन हमारा गलती नहीं हो। ठीक है, इसलिए हमने उसका एक पार्ट पढ़ा था उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का, ट्रांस हिमालय। दूसरे पार्ट की जिसकी आज हम बात करेंगे वह है, या तो हम उसे कहते हैं वृद्ध हिमालय। क्या कहते हैं? वृद्ध हिमालय, या फिर इसे कहा जाता है महान हिमालय। या क्या कहा जाता है? महान हिमालय। तीसरी जो हम बात करेंगे दोस्तों वह है लघु हिमालय, या फिर हम कह सकते हैं मध्य हिमालय। ठीक है, और चौथा जो बात करेंगे दोस्तों वह कौन सा है? शिवालिक श्रेणियाँ। शिवालिक श्रेणियाँ। ठीक है दोस्तों, हमने पिछली क्लास में ट्रांस हिमालय के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली है कि दुनिया का बड़ा ग्लेशियर, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल क्षेत्र, सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है, काराकोरम पर्वत श्रेणी है, लद्दाख है, जास्कर पर्वत श्रेणी है। इस तरह की पर्वत श्रेणियां हैं जो इसी ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में आती हैं। और भारत की ऊंचे पर्वत, या हम बात करें गलवान घाटी जो वर्तमान समय में काफ़ी चर्चा में है, चाइना और भारत के बीच काफ़ी विवाद रहा और 2-3 दिन पहले अभी चर्चा में खूब चल रहा है। तो उस गलवान घाटी वाला जो क्षेत्र है वो भी ट्रांस हिमालय अक्साई चीन वाले भाग में ही है। तो हमने इसके बारे में बात कर ली है। आज दोस्तों हम बात करेंगे वृद्ध हिमालय या फिर कौन सा महान हिमालय के बारे में। ठीक है, तो देखिए हम इसे समझने के लिए बनाएंगे एक इंडिया का मैप। ठीक है, हम केवल उतना ही बनाएंगे जितना हमें यहाँ चाहिए। ठीक है, हम यहाँ केवल इतना ही बनाएंगे जितना हमें यहाँ चाहिए। ये वाला हिस्सा और उसके बाद में ये अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा। ठीक है दोस्तों, हमने पहले
इधर वाला ये जो ट्रांस हिमालय के बारे में जो बातें थी वो हमने यहाँ पढ़ ली है। ठीक है, देखिए ये इस तरह से यहाँ, और ये इधर इतना क्षेत्र है, और ये क्षेत्र वो है। ये है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहाँ वर्तमान में विवाद है। गलवान घाटी वाला क्षेत्र है, जो गलवान घाटी वाला क्षेत्र, अभी जो भारतीय और चाइनीज सैनिकों के मध्य जो संघर्ष हुआ, ये वो गलवान घाटी वाला यही क्षेत्र, गलवान नदी वाला यही क्षेत्र है, अक्साई चीन वाला ये भाग। ये LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये पाक अधिकृत कश्मीर POK। ठीक है, और यहाँ है वो अपनी K2, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय के बारे में बात करी थी, K2 गॉडविन ऑस्टिन। इसी तरह से बात करें, यहाँ पर स्थित है अपना वो कौन, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन जो है, हिमनद जो है वो इसी क्षेत्र में है। इस तरह से हमने काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियों की बात करी। 965 किलोमीटर लंबा है वो कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं वृहद हिमालय या महान हिमालय। देखिए दोस्तों, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में, इसे एक बार मैं इरेज कर देता हूँ। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में ठीक उसी प्रकार से सिंधु नदी के मोड़ से लेकर ये इधर उत्तराखंड, सिक्किम और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश की नामचा बरवा पर्वत श्रेणी तक फैली हुई एक लंबी पर्वत श्रेणी जो ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है। ये इस तरह से फैला है, सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, उसके बाद में यहाँ वृहद हिमालय है, उसके बाद में यहाँ उससे नीचे कौन है, लघु हिमालय, उसके बाद में यहाँ कौन है, शिवालिक श्रेणियाँ। ये इस तरह से उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, इस रूप में ये विस्तृत है। ठीक है दोस्तों, ये जो है इसकी अपन बात करें तो देखिए, ये इधर से हमने जब हिमालय के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि सिंधु नदी के मोड़ से लेकर, सिंधु नदी के मोड़ से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत के पास ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, कौन सी नदी के, ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई एक पर्वत श्रेणी जो है वो क्या कहलाती है, वो हिमालय। और हिमालय का भी कौन सा भाग है, वृहद या महान। जो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि हिमालय के इस क्षेत्र में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ स्थित है। क्या स्थित है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ। हम बात करेंगे सभी पर्वत चोटियों के बारे में, एक एक की विस्तार से बात करेंगे। 2500 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है, तो इसकी जो चौड़ाई है वह 120 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर के बीच ये फैला हुआ है। ये इसकी क्या है, चौड़ाई है, ये इसकी क्या है, चौड़ाई। जैसे अगर हम दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन की बात करें कि ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय को अलग करने वाला जोन क्या कहलाता है। हालांकि दोस्तों इससे संबंधित पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको मेरी पिछली क्लास में बताया भी था, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणी और वृहद हिमालय जो पर्वत श्रेणी है यह दोनों कौन से जोन से अलग होते हैं, तो यह दोनों सचर जोन से अलग होते हैं। किससे अलग होती हैं, सचर जोन से अलग होते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन नेट के एग्जाम में या फिर ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में, SSC CPO वाली जो एग्जाम है, जो बड़ी एग्जामें होती है, उन एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि निम्न में से कौन सा जोन ट्रांस और महान हिमालय को अलग करता है, तो वह कौन सा जोन है, सचर जोन इन दोनों को क्या करता है, अलग ही करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये लंबाई में फैला हुआ और ये इस तरह से चौड़ाई में फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करें तो ये बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित है। लगभग इसकी समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो कितने हज़ार मीटर ऊंची है। ये पर्वत चोटियाँ, ये पर्वत श्रेणी या ये जो वृहद हिमालय है ये लगभग औसत कितनी ऊंचाई पर स्थित है, 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और हम बात करें, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि एशिया महाद्वीप में
लगभग 6500 मीटर से ऊंची 94 चोटियां हैं और उनमें से 92 जो पर्वत चोटी है वो अकेली किसमें स्थित है, इस हिमालय में स्थित है। और उसमें से भी अधिकांश ऊंची जो पर्वत चोटियां हैं, सर्वोच्च जो पर्वत चोटियां हैं वो किसमें स्थित है, वो इसी ये वृहद हिमालय या महान हिमालय में स्थित है। दोस्तों वृहद हिमालय को महान हिमालय भी कहा जाता है, या फिर अपन बात करें कि वैदिक साहित्य में इसे क्या कहा गया है, तो वैदिक साहित्य में दोस्तों इसे वैदिक साहित्य में क्या कहा गया है, तो वृहद हिमालय या महान हिमालय जो है इसे वैदिक साहित्य में सह्याद्री कहा गया है। क्या कहा गया है, सह्याद्री। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन में वृहद हिमालय महान हिमालय नहीं आकर ऑप्शन में क्या आ सकता है, सह्याद्री हिमालय भी आ सकता है। अपन बात करेंगे दुनिया की ऊंची पर्वत चोटियां, जैसे दोस्तों यहाँ पर स्थित है नेपाल, यहाँ पे कौन है, नेपाल। और नेपाल में दुनिया की एक ऊंची पर्वत चोटी स्थित है जिसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट। पहले सबसे पहला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। कहाँ स्थित है, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर। या हम वर्तमान जो सर्वेक्षण करता है उनकी बात करें तो उसकी ऊंचाई बढ़ गई है 8850 मीटर। क्या हो गई है, 8800, क्योंकि ऑप्शन में 8850 भी आ सकता है और ऑप्शन में 8848 मीटर ऊंचाई भी आ सकती है। क्यों आ सकती है, क्योंकि अभी भी हम कह रहे हैं कि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट को धक्का लगा रही है, जिसकी वजह से हिमालय का अभी भी उत्थान क्या है, जारी है। ये अभी भी ऊपर उठ रहा है और ये ऊपर उठ रहा है, इसीलिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी बढ़ गई है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर से बढ़कर कितनी हो गई है, 8850 मीटर ही हो गई है। ठीक है, अब दोस्तों इसका जो नामकरण की बात करें, ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट जो पर्वत चोटी है इसकी अगर हम नामकरण की बात करें कि ये इसका नाम जो है ये माउंट एवरेस्ट क्यों रखा गया, इसके नामकरण की बात करें तो 1865 के समय 1865 के समय भारतीय सर्वेक्षण विभाग के, किसके, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है इस सर्वेक्षण विभाग के मुखिया थे जॉर्ज एवरेस्ट। क्या नाम था, जॉर्ज एवरेस्ट। इन्होंने इस पर्वत चोटी की खोज करी, या अपन ये कह सकते हैं कि इस पर सबसे अच्छा कार्य किया। इसी वजह से इस पर्वत चोटी का नाम क्या रख दिया गया, माउंट एवरेस्ट रख दिया गया। देखिए दोस्तों नेपाल देश में स्थित है, लेकिन इसका नाम जो है, नामकरण है ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग के जो मुखिया जो अध्यक्ष थे उनके नाम के आधार पर इनका नामकरण किया गया। ठीक है, तो ये बात भी अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम बात करें दोस्तों तो देखिए और माउंट एवरेस्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में, कौन सी भाषा में, तिब्बती जो भाषा है, इस तिब्बती भाषा में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसे कहा जाता है चोमलुंगमा। क्या कहा जाता है, चोमलुंगमा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को निम्न में से क्या कहा जाता है। तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को निम्न में से क्या कहा जाता है, तो तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, चोमलुंगमा कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका क्या है, शाब्दिक अर्थ की बात करें तो चोमलुंगमा का तिब्बती भाषा का अर्थ हो गया पर्वतों की रानी। क्या हो गया है, पर्वतों की रानी। तो देखो ये क्वेश्चन भी यहाँ बन गया एग्जाम की दृष्टिकोण से कि निम्न में से किस पर्वत चोटी को पर्वतों की रानी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट को। तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, चोमलुंगमा भी कहते हैं। और दोस्तों माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पहले कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। सागर माथा का मतलब ये है कि क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप में आता है कि निम्न में से किस पर्वत चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट को। या फिर क्वेश्चन इस टाइप में आ सकता है कि निम्न में से माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम है, तो दूसरा नाम क्या है,
माउंट एवरेस्ट का सागर माथा। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन तो आपको यहाँ याद करने ही पड़ेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन ही एसएससी में, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी में, रीट में, आरएस में, राजस्थान पुलिस में, दिल्ली पुलिस, कहने का अर्थ ये कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और सामान्य से क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछ जा सकते हैं। तो आप ये ना माने कि भाई ये राजस्थान पुलिस में नहीं आएगा, ये उसमें नहीं आएगा, ये कहीं भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इतनी बातें आपको याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट, पहला क्वेश्चन कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो वह कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। कौन से देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है। ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। या फिर वर्तमान समय की बात करें तो नए सर्वेक्षण करता है, वो ऊंचाई कितनी बता रहे हैं? 8,850 मीटर। उसके बाद में नामकरण की बात करें तो 1865 में भारतीय सर्वेक्षण जो विभाग है उनके मुखिया थे, उनके अध्यक्ष जो थे, जिनका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट, और उन्हीं के नाम के आधार पर दोस्तों इसका नाम क्या कर दिया गया? माउंट एवरेस्ट कर दिया गया। उसके बाद में बात करें तो तिब्बती जो भाषा है, उस तिब्बती भाषा में दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? चोमलुंगमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोमलुंगमा कहा जाता है। इसी तरह से हम बात करें कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है पर्वतों की रानी। इसी तरह से निम्न में से किस पर्वत चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? तो वह पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करें कि और ऊंची पर्वत चोटी इसी के निकट में एक और स्थित है। ठीक है, एक और ऊंची पर्वत चोटी यहाँ पर भारतीय मानचित्र में एक अंगूठा सा बाहर निकला हुआ है। ठीक है, और यहाँ ये जो अंगूठा सा बाहर निकला हुआ है, यहाँ ये राज्य जो है वो सिक्किम राज्य है। भारत का कौन सा राज्य है? सिक्किम। सिक्किम को इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। सबसे अधिक तो उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम जो जनसंख्या वो दोस्तों कहाँ है? सिक्किम में है। और सिक्किम में एक पर्वत चोटी है और उस पर्वत चोटी का नाम क्या है? उस पर एक मिनट दोस्तों, इसे हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ये बातें आपने लिख ली है, चलो इसे मिटा देते हैं और अब नई बातें करेंगे। ठीक है, चलो अपन इसको एक एक करके अलग से लिख लेते हैं। सिक्किम जो है, इस सिक्किम में एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है कंचनजुंगा। क्या नाम है? कंचनजुंगा। ठीक है, कंचनजुंगा। ऊंचाई 8,598 मीटर। कितनी ऊंची है? 8,598 मीटर ऊंची है। कौन? कंचनजुंगा या कंचनजंगा। ठीक है, अपन बात करें, एक हमने यहाँ देखा था जिसका नाम था K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन, और इन्हीं दोनों पर्वत चोटियों को लेकर बहुत बार ऐसे ऐसे विवाद भी उठते हैं कि क्या है, ऊंची इनमें से कौन सी होगी। तो दोस्तों अगर ऑप्शन में दिया हुआ है गॉडविन ऑस्टिन कि निम्न में से भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? गॉडविन ऑस्टिन दिया हुआ है, तो आपको कहीं भी सोचने विचार करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है? गॉडविन ऑस्टिन ही करना है। हालांकि वर्तमान में वो पीओके में जरूर है, वर्तमान में वो कहाँ है? पीओके में ज़रूर है, लेकिन आपको इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़ या फिर कोई डरने वाली बात नहीं है। ये भारत की मुख्य भूमि में स्थित है। अगर यह ऑप्शन में नहीं है, गॉडविन ऑस्टिन क्या नहीं है? ऑप्शन में नहीं है, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? कंचनजुंगा दिया हुआ है, तो भारत की ऊंची पर्वत चोटी किसको मानेंगे? कंचनजुंगा को मानेंगे। या फिर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की मुख्य भूमि में स्थित, भारत की वर्तमान भूमि या फिर मुख्य भूमि में स्थित ऊंची पर्वत चोटी, उस समय भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन होगी? कंचनजुंगा होगी, जो कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। और ये हम कह सकते हैं कि वैसे अगर देखें तो ये भारत की दूसरी ऊंची पर्वत चोटी है। भारत की दूसरी ऊंची पर्वत चोटी का नाम तो वह कौन है? कंचनजुंगा। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हम बात करें तो मकालू जो है, मकालू एक पर्वत चोटी का नाम है, और ये कहाँ है? ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में स्थित एक पर्वत चोटी, और उसका नाम है दोस्तों मकालू पर्वत चोटी। क्या नाम है? मकालू। मकालू कहाँ स्थित है? नेपाल में। देखिए हम बात कर रहे हैं कौन से हिमालय की? वृहद हिमालय या फिर कौन सा हिमालय है? महान हिमालय की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें यहाँ नेपाल में ऊंची पर्वत चोटियों की बात भी करनी पड़ेगी। तो 8,484 मीटर ऊंची है एक पर्वत चोटी, और उसका नाम क्या है? मकालू। मकालू कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। अब देखो
माउंट एवरेस्ट की है 8,850 मीटर या 8,848 मीटर। अब मैंने यहाँ आपके सामने 1, 2, 3 और 4 पर्वत चोटियों के नाम लिख रखे हैं। कभी कभी एग्जाम में आता है कि निम्न में से पर्वत चोटियों का अवरोही क्रम बताइए या निम्न में से पर्वत चोटियों का आरोही क्रम में बताइए। मतलब एक तो घटते में और एक बढ़ते क्रम में क्वेश्चन पूछ जाता है। तो यहाँ देखिए माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है 8,850 मीटर, 8,850 मीटर। उसके बाद में है 8,611 मीटर, वह कौन है? K2। ये कौन थी? माउंट एवरेस्ट। उसके बाद देखिए 8,598 मीटर, और वह कौन है? वह कंचनजुंगा है। वह कौन है? कंचनजुंगा। ठीक है। और उसके बाद में 8,484 मीटर मैंने किसकी बताई है? मकालू की बताई है। मकालू की बताई है, ये नेपाल में है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। आपके सामने मैंने यहाँ दुनिया की 4 ऊंची पर्वत चोटियों के नाम लिखे हैं। 4 में से 2 तो कौन है? नेपाल में, और 2 कहाँ हैं? भारत में है। ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि निम्न में से भारत की ऊंची पर्वत चोटी, तब तो मैं आगे और बताने वाला हूँ पर्वत चोटियों के नाम, तब उसमें से निकाल लेंगे। अगर आप सीधा ही दे दिया जाए कि निम्न में से, अवरोही क्रम में इनको छांटिए, अलग अलग लिखिए इनको कि कौन सा क्रम सही है अवरोही क्रम में, तो वहाँ आपको देखना है माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है। उसके बाद में K2 गॉडविन ऑस्टिन जो जम्मू कश्मीर के भारत में स्थित है, एक 8,598 मीटर कंचनजुंगा है, 8,484 मीटर है मकालू जो कहाँ स्थित है? नेपाल में। तो ये दुनिया की 4 ऊंची पर्वत चोटियों के यहाँ आपके सामने क्या है? नाम है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो नेपाल में ही एक और पर्वत चोटी है जिसका नाम है धौलागिरी। उसका नाम क्या है? धौलागिरी। कि धौलागिरी पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो धौलागिरी पर्वत चोटी है नेपाल में। मतलब मैं जिन पर्वत चोटियों के नाम लिख रहा हूँ दोस्तों, वह सभी कौन से हिमालय में आती हैं? वो वरद हिमालय या महान हिमालय में ही आ रही हैं। ठीक है। तो इस बात का भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। और धौलागिरी पर्वत चोटी की ऊंचाई है 8,172 मीटर। कितनी ऊंची है? 8,172 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो उसके बाद में मकालू के बाद में नाम किसका आ जाएगा? धौलागिरी का। तो ये 1, 2, 3, 4 और 5वीं जो अगर हम महान हिमालय की बात करें तो महान हिमालय की चौथी है, क्योंकि K2 गॉडविन ऑस्टिन कौन से हिमालय में आती है? ये ट्रांस हिमालय में आती है। ये किस में आती है? ट्रांस हिमालय में। वृहद हिमालय की बात करें तो ये चौथी है, और संपूर्ण हिमालय की बात करें तो ये कौन सी है? 5वीं ऊंची पर्वतीय चोटी है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि धौलागिरी पर्वत चोटी कहाँ है? तो दोस्तों धौलागिरी पर्वत चोटी है वो कहाँ है? नेपाल में। कभी कभी क्या होता है कि इनको आपस में सुमेलित करवा लेते हैं एग्जाम में, एक तरफ पर्वत चोटियों के नाम और एक तरफ इनकी ऊंचाई दी गई है कि निम्न को सुमेलित कीजिए कि कौन सी पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों कम से कम पहले वाली जो दुनिया की ऊंची 5 पर्वत चोटियां हैं उनकी ऊंचाई तो आपको यहाँ याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी ऐसे सुमेलित करवाने वाले एक तरफ पर्वत चोटियों के नाम, एक तरफ पर्वत चोटियों की ऊंचाई दे दी और उसके बाद में 4 ऑप्शन दे दिए और बोल दिया इनको सुमेलित करो। तो आपको यहाँ उनकी ऊंचाई भी आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद में बात करें तो जम्मू कश्मीर में स्थित नंगा पर्वत है। जम्मू कश्मीर में कौन स्थित है? नंगा पर्वत है। और नंगा पर्वत जो है इसकी दोस्तों ऊंचाई जो है वो है 8,126 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 8,126 मीटर। और पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो यहाँ एक पर्वत चोटी स्थित है जिसका नाम है नंगा पर्वत। क्या स्थित है? नंगा पर्वत। जो कहाँ स्थित है? जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। तो ये 6 नंबर की ऊंची पर्वत चोटी हो गई कौन सी? नंगा पर्वत। और वो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। उसके बाद में आपने पढ़ा होगा कि नंदा देवी पर्वत चोटी ये उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पे स्थित एक राज्य है जिसका नाम क्या है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में स्थित पर्वत चोटी जैसे नाम आ जाए नंदा देवी। क्या नाम आ जाए? नंदा देवी पर्वत चोटी। जैसे एक बार सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था कि नंदा देवी पर्वत चोटी कहाँ स्थित है, तो नंदा देवी पर्वत चोटी है उत्तराखंड में। ठीक है। इसी तरह से अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, नामचा बरवा है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है। ये सभी पर्वत चोटियाँ हैं जो कहाँ स्थित है? कौन से हिमालय में स्थित है? तो ये सभी दोस्तों वृहद हिमालय या महान हिमालय में स्थित है।
ठीक है दोस्तों, आपको ये मतलब क्लास जो है वो कैसी लग रही है दोस्तों, मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर कहीं कोई कमी है तो हम इसे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ और कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछ जाएंगे दोस्तों। ट्रांस हिमालय की मैंने एक पर्वत चोटी का नाम बताया जिसका नाम क्या है K2। पर्वत श्रेणी का नाम क्या है कराकोरम। क्या नाम है? कराकोरम था। लद्दाख जो था क्या नाम था? लद्दाख था। जास्कर था। ये सभी जो पर्वत श्रेणियां हैं वो किस में थी? ट्रांस हिमालय में। वृहद हिमालय में कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी लघु हिमालय में है, वृहद हिमालय में है, ट्रांस हिमालय में है या फिर शिवालिक श्रेणी में, कि ये पर्वत चोटी कौन से हिमालय में स्थित है। तो यहाँ अपने को बात करनी है कि आज जिन पर्वत चोटियों की हमने बात करी है वह सभी कौन से हिमालय में स्थित है? वृहद हिमालय में स्थित है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में दोस्तों पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम बात करें तो इसमें कुछ विशेष हिमनद भी हैं। इसमें दोस्तों कुछ क्या है? विशेष हिमनद भी है। जैसे हमने सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, हुजा ग्लेशियर, निस्पर जो ग्लेशियर है जिनकी हमने बात करी थी वो कौन से हिमालय में थे? ट्रांस हिमालय में थे। ठीक है, लेकिन यहाँ हम बात करें तो आपने देखा होगा यमुनोत्री हिमनद या फिर गंगोत्री हिमनद या फिर मिलाप जो है, इन हिमनदों की बात हम करें। जैसे एक तो कौन सा है? मिलाप हिमनद। कौन सा हिमनद है? मिलाप हिमनद। दूसरी हम बात करें तो गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद। इसी तरह से हम बात करें तो सिक्किम में स्थित जो है, ये सिक्किम में स्थित एक हिमनद है और उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है जेमू। क्या है? क्या नाम है? उस हिमनद का नाम है जेमू हिमनद। क्या नाम है? जेमू हिमनद। ठीक है, मिलाप और गंगोत्री हिमनद दोनों उत्तराखंड में स्थित है। दोनों कहाँ हैं? उत्तराखंड में स्थित है। और जेमू जो हिमनद है ये दोस्तों कहाँ स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। अब ये मैं आपको यहाँ क्यों बता रहा हूँ, उसका बताने का एक कारण है। देखिए क्या है कि महान या व्रत जो हिमालय है ये हिमालय के एक बहुत अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है और ये क्षेत्र वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। वर्ष भर बर्फ से क्या होता है? ढका रहता है। इसलिए यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति भी कम है, जनसंख्या भी यहाँ पर क्या है? बहुत कम जनसंख्या यहाँ पर रहती है। ठीक है, केवल और केवल इसके संबंध में यहाँ पर या तो ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं और या फिर यहाँ पर क्या है? हिमनद है। जैसे भारत में यमुना, गंगा, ये जो सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये जो बड़ी नदियां हैं, इन सभी बड़ी नदियों का उद्गम कौन से हिमालय से होता है? वृहद हिमालय या फिर कौन से हिमालय से होता है? महान हिमालय से होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ क्वेश्चन कैसे कि मिलाप हिमनद जो है निम्न में से कौन से हिमालय में स्थित है? तो कौन से हिमालय में? वृहद हिमालय में। गंगोत्री हिमनद जो है वो कौन से हिमालय में स्थित है? तो वृहद या महान हिमालय में। जेमू हिमनद कौन से हिमालय में स्थित है? तो ये वृहद या महान या सह्याद्री हिमालय में। उसके बाद में जेमू हिमनद निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है? सिक्किम में। मिलाप और गंगोत्री जो हिमनद है वो निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ये बात भी दोस्तों आपको यहाँ याद ही रखनी है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो अगर ये क्षेत्र है ये वर्ष भर बर्फ से हिमाच्छादित रहता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, लंबाई लगभग कितनी है? 2500 किलोमीटर है, चौड़ाई 120 से लेकर लगभग कितने किलोमीटर तक है? 190 किलोमीटर तक इसकी क्या है? चौड़ाई है। चलो उसके बाद में हम बात करें जैसे ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय कौन से जोन से अलग होता है? सचर जोन से अलग होता है। ठीक उसी प्रकार से वृहद या महान हिमालय जो है वो लघु हिमालय से, कौन से हिमालय से? लघु हिमालय से कौन से जोन से अलग होता है? या फिर क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि महान हिमालय, लघु हिमालय निम्न में से किस जोन के द्वारा क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो दोस्तों या तो नाम आ सकता है MCT, जैसे नाम आता है मैन सेंट्रल थ्रस्ट, मैन सेंट्रल
थ्रस्ट के द्वारा ऊपर तो कौन है, महान या वृहद हिमालय, और उससे नीचे कौन है, लघु हिमालय। और यह दोनों किससे अलग होती हैं, तो इन दोनों के मध्य स्थित है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। जैसे यहाँ इन दोनों के बीच में कौन था, सचरे जोन, इन दोनों के बीच में सचर जोन, और इन दोनों के बीच में कौन है, एमसीटी या मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है वो इनको क्या करता है, अलग। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल महत्वपूर्ण माने इस क्वेश्चन को, आप बहुत बार एग्जाम में पूछ जाता है। ये फर्स्ट पीरियड में ज्योग्राफी और आरएस में तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, इसे आप इजी मत माने, ये मत माने कि ऐसे क्वेश्चन पूछने जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी तरह हम बात करें तो पूर्वोत्तर में कुछ पहाड़ियाँ हैं, पूर्वोत्तर में क्या है, कुछ ही पहाड़ियाँ हैं। जैसे हम बात करें कि इधर कुछ पहाड़ियाँ मिजोरम में हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, मिजो पहाड़ियाँ कहते हैं। पूछ जाता है कि मिजो पहाड़ियाँ निम्न में से कहाँ स्थित है, तो मिजो और मतलब क्या है, मिजोरम। मिजो का मतलब क्या है, मिजोरम में स्थित कौन सी है, मिजो पहाड़ियाँ। इसी तरह नागालैंड में कुछ पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम क्या है, नागा पहाड़ियाँ। इन दोनों को आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों, ये उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई हैं। नागालैंड नागा पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम। ठीक है, इसी तरह से पटकोई बूम जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ स्थित है, वो अरुणाचल में स्थित है। पटकोई जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों ये यहाँ पर अपना वृहद या महान हिमालय का टॉपिक पूरा हुआ। अब हम उसके बाद में जो अगली क्लास है उसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, लघु हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों आप इस क्लास को, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में आप इसे शेयर करें, और आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि ऐसी उपयोगी जानकारियां जो हैं अपने दोस्तों को बताया जाना भी बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।